का ऑनलाइन नव्या एकेडमी के आज इस नए वीडियो में। और आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड बजट। अभी हाल ही में 9 मार्च से 13 मार्च तक जो है उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बजट सत्र आयोजित किया गया था। तो इस बजट से रिलेटेड आपके पास क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, किस पर आधारित था, है ना, और बजट सत्र में क्या क्या किस किस मद में कितनी कितनी राशि जो है वो वितरित की गई है, अनुदान रखा गया है, प्रावधान किया गया है, ये सभी चीजें आज इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले की वीडियो में आपके साथ आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 जो है वो डिस्कस किया था। इससे पहले वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो पहले आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा। और साथ ही ये वीडियो आपको कंप्लीट देखना है क्योंकि यहाँ से आपके पास डेफिनेटली क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और अगर आपको वीडियो फेसबुक पेज पर मिलता है तो फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर कर लीजिएगा। करंट अफेयर्स जो है आपके पास डेली नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स जो है वो डेली सुबह 9 बजे जो है डेली करंट अफेयर्स के तौर पर आपको हर दिन मिल जाता है, जो कि सुबह 9 बजे आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। और साथ ही जो यूट्यूब चैनल पर जो डेली करंट अफेयर्स जो पढ़ते हैं उसका मंथ के एंड में जो होगा उसका रिवीजन क्लास आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आप रेगुलर जो होती है जो वीडियो में डेली करंट अफेयर्स की अपलोड करता हूँ, नेशनल इंटरनेशनल जो भी होता है, तो उसका आप नोट्स बना लीजिएगा सबसे पहले तो। ठीक है, तो नोट्स बनाने के बाद आप जब रिवीजन क्लास आपको दूंगा तो आपके वो सारे नोट्स रिवीजन हो जाएंगे और आपकी 1 महीने में पूरा का पूरा करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही आपके पास यहाँ पर जो आपका EKSSC की जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग भी मैं यहाँ पर वीडियोस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाता हूँ। साथ ही आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर जो है आजकल जो शॉर्ट वीडियो में आपको उत्तराखंड करंट अफेयर्स जो शॉर्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, तो अलग अलग प्ले लिस्ट की बनी हुई है, तो आप यूट्यूब पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, चैनल को आप देख सकते हैं। और फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं उत्तराखंड बजट 2026-27। उत्तराखंड बजट 2026-27 ये पूरे साल के लिए, वित्तीय वर्ष के लिए एक लेखा जोखा जो है बनाया जाता है सरकार के द्वारा कि इस साल जो है किस मद में कितना खर्चा किया जाएगा, किस चीज पर कितना खर्चा किया जाएगा, और उसका मोटा मोटा पूरा आकलन करके जो होता है सरकार जो होती है बजट पेश करती है। बजट की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें कुछ बेसिक्स पॉइंट्स आपके लेके चलूंगा। बजट जो होता है वो कौन से सदन में पेश किया जाता है, तो हमेशा निम्न सदन में पेश होता है, चाहे वो आपका केंद्र सरकार का हो चाहे वो राज्य सरकार का हो। केंद्र सरकार में यानी कि लोकसभा में बजट पेश किया जाएगा, जबकि राज्य की बात करेंगे तो विधानसभा में बजट पेश किया जाता है। ठीक है, बजट की बात करते हैं उत्तराखंड का बजट अभी 2026-27 जो था, इसका मुख्य जो था इसका था संतुलन पर आधारित था, संतुलन एवं विज्ञान। यहां पे आपको एक और शब्द पढ़ने को मिलेगा केदार, और एक और शब्द मिलता है मानस। इन शब्दों के क्या क्या मतलब हैं ये सब चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। संतुलन क्या है और क्या क्या चीजें इसके अंतर्गत आएंगी, मानस क्या है, केदार क्या है, एक एक करके इन अल्फाबेटिक का मतलब समझेंगे, क्या सरकार के द्वारा इसका मतलब लेकर आपके सामने बजट जो है पेश किया गया है। ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ इसकी हिस्ट्री पर नजर डालते हैं। ठीक है, उत्तराखंड बजट जो था अगर बात करते हैं उत्तराखंड बजट के रूप में, तो बजट उत्तराखंड 2026-27 हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर यहाँ पे पहला जेंडर बजट जो है, पहला जेंडर बजट, तो पहला जेंडर बजट जो था 2007-08 में जारी किया गया था। पहला जेंडर बजट जो था 2007-08 में लाया गया था। ठीक है, वहीं अगर बात करते हैं पहला अनुपूरक बजट, पहला अनुपूरक बजट, तो पहला अनुपूरक बजट जो पेश किया गया था ये 2024 में पेश किया गया था। 21 अगस्त 2024 को तत्कालीन वित्त मंत्री जो थे उत्तराखंड के प्रेमचंद्र अग्रवाल के पास ये कार्यभार था। प्रेमचंद्र अग्रवाल के द्वारा इसको पेश किया गया था।
खैर अभी तो इनके पास कोई विभाग है नहीं। ठीक है, बात करते हैं उत्तराखंड का पहला बजट पेश कब किया गया था या किसने पेश किया था। ठीक है, तो 2000 में पेश किया, जब यानी कि जब उत्तराखंड बना था 2000 है ना, 9 नवंबर 2000 को। तो 2001 में पेश किया गया था। किसके द्वारा पेश किया गया था, तो पहला अंतरिम बजट जो पेश किया गया था, पहला अंतरिम बजट जो था उत्तराखंड का, वो पेश किया गया था रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा पेश किया गया था। देखिए, ये इसलिए पढ़ा रहा हूं, चर्चा का विषय है। कई बार क्या होता है कि जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछता है और हमें ये लगता है कि ये क्वेश्चन तो जीएस से है, लेकिन जीएस से इसलिए पूछा गया कि क्योंकि वो अभी करंट में जो था वो चर्चा में रहा है। तो करंट अफेयर को न देके कोई एग्जामिनर आपके पास क्या कर देता है, उसका बेस पूछ लेता है, बेसिक पूछ लेता है। ठीक है, जो कि आपका जीएस के पार्ट होता है। तो पहला अंतरिम बजट जो था रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा लाया गया था या पेश किया गया था। ठीक है, और बात करते हैं निर्वाचित सरकार में। तो निर्वाचित सरकार में पहला बजट जो अगर बात करेंगे तो पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है उत्तराखंड के, एनडी तिवारी। अंतरिम मुख्यमंत्री की अगर बात करता भारत उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री की बात करता है तो नित्यानंद स्वामी, फिर दूसरे बनते हैं भगत सिंह कोश्यारी, और तीसरे और उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बनते हैं एनडी तिवारी। तो पहले सीएम कौन हो जाएंगे, नित्यानंद स्वामी, दूसरे भगत सिंह कोश्यारी, लेकिन पहले निर्वाचित जब पूछता है तो एनडी तिवारी, और क्रम के अकॉर्डिंग एनडी तिवारी तीसरे नंबर के हो जाएंगे। ठीक है, चौथे कौन थे, भुवन चंद्र खंडूड़ी। पांचवें फिर निशंक आते हैं, छठवें भुवन चंद्र खंडूड़ी आते हैं, सातवें विजय बहुगुणा, आठवें हरीश रावत, नौवें तीरथ सिंह रावत, 10वें जो बन जाते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और फिर तीरथ सिंह रावत। ठीक है, और तब आते हैं पुष्कर सिंह धामी, और अभी वर्तमान में क्रम के हिसाब से 12वें हो जाएंगे, और अगर टेन्योर के हिसाब से तो 12 हो जाएंगे, लेकिन अगर व्यक्ति के हिसाब से देंगे तो 11वें सीएम पुष्कर सिंह धामी हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला जो जेंडर बजट पेश किया गया 2007-8 में किया गया था, और अनुपूरक बजट 2024 में प्रेमचंद अग्रवाल के द्वारा, पहला अंतरिम बजट रमेश पोखरियाल के द्वारा, और निर्वाचित सरकार में पहला बजट जो था एनडी तिवारी के द्वारा पेश किया गया था 2002 और 3 में। ठीक है, बजट जो होता है मैंने बताया कि लोकसभा या विधानसभा में, राज्य का बजट है तो विधानसभा में, केंद्र सरकार का बजट तो लोकसभा में पेश किया जाएगा, और वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। तो यानी कि राज्य वित्त मंत्री के द्वारा और केंद्र में केंद्र वित्त मंत्री के द्वारा बजट पेश किया जाता है। ठीक है, ये तो इसका कुछ बेसिक्स था। अब जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अभी एक शब्द था संतुलन पर आधारित था। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि अभी उत्तराखंड का जो बजट 2026-27 पेश किया गया है किस पर आधारित था, संतुलन पर आधारित था। लेकिन मान लीजिए यूके जैसे अगर एग्जामिनर हैं तो उन्होंने आपके पास 2025-26 का पूछ लिया या 24-25 का पूछ लिया, है ना। कई बार तो ऐसे क्वेश्चन डाल देते हैं कि SSC को खुद नहीं आंसर पता होते हैं, आंसर क्वेश्चन डालते कहां से हैं। ठीक है, तो अगर वो 24-25 या 25-26 का आपके पास पूछ सके 2024-25 का बजट किस पर आधारित था। अब हम तो ये तैयारी करके बच्चे 26-27 का पूछ लिया 2024-25 का, तो गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए क्या हो जाएगा 2024-25 का जो बजट जो था वो था ज्ञान पर आधारित। किस पर था, ज्ञान पर आधारित था। ठीक है, ज्ञान की बात करें तो जी से आपके पास जाएगा गरीब, यानी कि गरीबी को देखते हुए गरीब कल्याण हो गया, वाई से हो गया युवा कल्याण, ए से हो गया अन्नदाता कल्याण, और एन से हो गया नारी शक्ति कल्याण। ठीक है, क्लियर है, नारी शक्ति कल्याण, ए से आपके पास जाएगा अन्नदाता, जी से हो गया गरीब कल्याण, वाई से हो गया युवा कल्याण। इस पर आधारित जो था हमारा बजट जो था 2024-25 का था। ठीक है, अब 2026-27 का जो 24-25 का ज्ञान पर, 25-26 का बजट किस पर आधारित था। 25-26 का बजट था नमो पर आधारित। किस पे था, नमो, NAMO, नमो पर आधारित था 2025-26 का बजट। ठीक है, अब एन से यहां पे क्या था, एन से था नवाचार, ए से फिर वही आपके पास अग्रणी उत्तराखंड, अग्रणी
अग्रणी उत्तराखंड, ए से अग्रणी उत्तराखंड। एम से था आपके पास अग्रणी उत्तराखंड, या हम इसको आत्मनिर्भर भी बोल सकते हैं। एम से था आपके पास मानव संसाधन, मानव संसाधन। और ओ से था ओजस्वी, एन से नवाचार, ए से अग्रणी उत्तराखंड, और एम से महान विरासत, एम से महान विरासत, और ओ से ओजस्वी मानव संसाधन। ठीक है, तो 2024-25 का बजट किस पर आधारित था? वो था ज्ञान पर आधारित था, जिसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, क्या क्या किस किस अल्फाबेट के क्या मतलब होता है। और 2025-26 का बजट जो था वो नमो पर आधारित था। ठीक है, जहां पर एन से नवाचार, ए से अग्रणी उत्तराखंड, एम से महान विरासत, ओ से ओजस्वी मानव संसाधन। ठीक है, अब हम आते हैं 26-27 के बजट पर कि 26-27 का बजट जो था वो कितना था। ठीक है, और कुछ अगर हम बात करेंगे तो तुलनात्मक भी हम यहाँ पे चीजें कुछ देखेंगे कि पहले क्या थी और अभी के बजट में क्या रखी गई है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक था जो सबको आपको याद होना चाहिए, और यहाँ से आपके पास क्वेश्चन बन सकते हैं। संतुलन क्या है, केदार क्या है, और मानस क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम बात करते हैं बजट पर। उत्तराखंड का जो वर्तमान कुल बजट जो रहा है, कुल बजट जो है 2026-27 का जो है वो रखा गया है 1,11,0703, 1,11,0703.21 क्या रुपए? नहीं, करोड़ रुपए। 1,11,0703.21 करोड़ रुपए, और अब तक का उत्तराखंड के इतिहास का सर्वाधिक बजट है। सर्वाधिक बजट है उत्तराखंड सरकार का अब तक का। 2000 से 2026 चल गया है, तो यानी कि अब तक का सर्वाधिक बजट है 1,11,0703.21 करोड़ का बजट जो है उत्तराखंड सरकार के द्वारा अभी हाल ही में पेश किया गया है। देखिए, बजट सत्र की अगर आपके पास पूछता है कब से, 9 मार्च से 13 मार्च तक। ठीक है, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में। और ये बजट जो पेश किया गया वो कब किया गया था? 9 मार्च को पेश किया गया है। 9 मार्च 2026 को उत्तराखंड का बजट पेश किया गया है, जहां पर 1,11,703.21 करोड़ रुपए जो है बजट के रूप में अब तक का सर्वाधिक बजट पेश किया गया है। अब तक का सर्वाधिक बजट है तो 2025-26 की तुलना भी कर लेते हैं इससे। 2025-26 में कितना था? 2025 में भी था कि 2025-26 में 1 करोड़ से ऊपर था, पर कितना था? 1,01,175.33 करोड़ रुपए। तो इतना ये जो था 2024-25-26 का बजट था, और ये 2026-27 का बजट है। देखिए, अब यहाँ पे आपके पास हो सकता है कि वो परसेंटेज पूछ ली कितना प्रतिशत अधिक था। ठीक है, तो अब इन दोनों का हम पहले अंतर देख लेते हैं। अंतर जो है इसका, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, सॉरी इसमें से माइनस कर देंगे। 2026-27 में से 2025-26 का बजट अगर माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपके पास 10,527 करोड़, जो कि लगभग 10.41% जो था अधिक था। यानी कि 2025-26 के बजट में और 2026-27 की बजट की तुलना करें तो 2026-27 के बजट में पिछले बार की तुलना में 10.41% इंक्रीजमेंट या इंक्रीमेंट था या वृद्धि हुई थी। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं यहाँ पे राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा क्या होता है? राजकोषीय घाटे की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो राजकोषीय घाटा जो है अगर इसमें बात करेंगे तो कि किसी भी वित्तीय वर्ष में, मान लीजिए जैसे 2026-27 है, 25-26 है, तो ये एक पूरे साल का मार्च से अप्रैल तक का जो होता है वित्तीय वर्ष कहलाता है। तो
मतलब मार्च एक ही साल का नहीं, इस मार्च से और अगले साल अप्रैल तक, ठीक है, वो आपका वित्तीय वर्ष हो जाता है। तो वित्तीय वर्ष का यानी कि राजकोषीय घाटा जो होता है, किसी भी वित्तीय वर्ष में सरकार के द्वारा जो कुल व्यय किया जाता है, तो कुल व्यय माइनस कुल आय, तो यानी कि कुल व्यय और कुल आय का जो अंतर होता है वो राजकोषीय घाटा होता है। देखिए घाटा कब होगा, जब व्यय ज्यादा होगा लेकिन आय कम है, तभी तो घाटा होगा। आय ज्यादा है और व्यय कम कर रहे हैं तो इसमें घाटा तो हो नहीं सकता है। तो कुल व्यय और कुल आय का जो अंतर होता है वही आपका क्या होता है, राजकोषीय घाटा होता है। राजकोषीय घाटा अगर हो जाता है, अधिक बढ़ जाता है, तो इसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, तो इसके प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। महंगाई बढ़ सकती है, बैंक अपने ब्याज दरों को बढ़ा सकता है, ठीक है, और राज्य हो या देश हो जिसके भी राजकोषीय घाटा बढ़ेगा तो कर्ज का बोझ बढ़ेगा, है ना, तो देश पर कर्ज का बोझ बढ़ सकता है, राज्य पर कर्ज का बोझ बढ़ सकता है। तो राजकोषीय घाटा जो है कुल व्यय और कुल आय का अंतर होता है। अभी जो राजकोषीय घाटा आकलित किया गया है वो किया गया है 12,579 12,579.79 रुपीज, ठीक है, और जो कि आपका लगभग 2.94% हो जाएगा। 2.94% जो है ये राजकोषीय घाटा अभी वर्तमान समय में है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा, डायरेक्टली पूछ लेगा क्वेश्चन। 2026-27 के अनुसार उत्तराखंड का राजकोषीय घाटा क्या है, 2.94%। कितना परसेंट है, 2.94% है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं जेंडर बजट। जेंडर बजट तो जेंडर बजट को हम दो तरीके से तुलना करके पढ़ते हैं। ठीक है, पहला जेंडर बजट अभी मैंने आपको बताया था कब हुआ था, 2007-8 में। ठीक है, 2007-8 में पहला जेंडर बजट लाया गया था। और 2025-26 का जो जेंडर बजट जो था, 2025-26 का जेंडर बजट और 2026-27 में कितना रखा गया, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। 2025-26 में रखा गया था 16,961.32 करोड़। ठीक है, 16,961.32 करोड़ था 25-26 का जेंडर बजट। 26-27 का क्या है, 26-27 का है 19,692.02 करोड़। सीआर मतलब करोड़, ठीक है, रुपए अभी रखा गया है। तो आपके पास देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, इस चीज को थोड़ा दो चीजें ध्यान रखिए, तीसरी चीज अपना आप निकल जाएगी आपकी। मान लीजिए आपके पास ये पूछता है कि जेंडर बजट जो है 2025-26 की तुलना में 2026-27 का जेंडर बजट कितना अधिक है, तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा, आ जाएगा, है ना। तो दोनों आपको याद रखने हैं। 2025-26 का है 16,961.32 करोड़, 2026-27 का है 19,692.02 करोड़। ठीक है, अंतर पूछता है तो इसमें इसको माइनस कर लीजिएगा, आ जाएगा। परसेंटेज पूछता है तो परसेंटेज निकाल लीजिएगा। क्लियर है, तो दो चीजें आपको याद होनी चाहिए जो मेन फैक्ट आपके ये होंगे। अगर परसेंटेज पूछता है तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, ठीक है, जो माइनस करके आ गया अंतर गुणा गया 100 बटे जो 2025-26 का है, तो आ जाएगा आपका परसेंटेज। ठीक है, चलिए अगला यहां पे देखते हैं राज्य सकल घरेलू उत्पाद। राज्य सकल घरेलू उत्पाद SGDP या GSDP भी हम इसको बोल सकते हैं। स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि राज्य सकल घरेलू उत्पाद। राज्य सकल घरेलू उत्पाद की अगर बात करते हैं तो अभी जो ये कंपेयर किया गया है तो ये है 3,81,819 करोड़, 3,81,819 करोड़ जो है ये SGDP है। ठीक है, देखिए इससे पहले अगर आपने वीडियो देखा होगा तो इसमें भी मैंने आपको SGDP के बारे में बताया था। ठीक है, तो SGDP के बारे में तब भी बताया था
तो उसमें हमने क्या किया था, जो आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ा था हमने, उसमें 21-22 की कंपेयर की थी। तो 21-22 में एसजीडीपी कितनी थी, वो लगभग 2.54 लाख करोड़ थी। ठीक है, यानी कि 2,54,000 करोड़ के आसपास थी। तो एग्जैक्ट तो नहीं थी, इसी तरीके की वैल्यू अगर मैं इसको भी यहाँ पे लेके चलेंगे हम तो 3.81 के समथिंग हम इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी 2026-27 में कितनी है, 3,81,889 करोड़ जो है एसजीडीपी है उत्तराखंड की। 2021-22 में 2.54 लाख करोड़ थी। ठीक है, 21-22 में तो हमने आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ा था, 21-22 की तुलना करके पढ़ा था, इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था हमने इसके बारे में। ठीक है, तो अभी एसजीडीपी कितनी है उत्तराखंड की, वो है 3,81,889 करोड़। ठीक है, अगला हम देखते हैं प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय को निकालने का मैंने पिछली वाले वीडियो में फॉर्मूला बताया था, राज्य की कुल आय बटे राज्य की जनसंख्या। ठीक है, अगर हम भारत की निकाल रहे हैं तो भारत की कुल आय बटे भारत की कुल जनसंख्या। ठीक है, यानी कि टोटल इनकम ऑफ स्टेट अपॉन टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, तो आपके पास आ जाएगा पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम जो है ये अभी प्रेजेंट टाइम पर है 2,73,931, 2,73,931 रुपए जो है वो प्रति व्यक्ति आय है। लगभग 11.33% की यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, ये 11.33 जो है इसमें इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, पर कैपिटा इनकम में कितना 11.33% जो है वृद्धि हुई है, 2,73,921 या 31 करोड़। ठीक है, 31 करोड़ इसके नाम। ठीक है, 2,73,931 करोड़। अब यहां पे सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो इनकम है उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय ये भारत से अधिक है, यानी कि भारत की प्रति व्यक्ति आय से अधिक है उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय। उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय 2,73,000 है और भारत की 2,19,000 के आसपास। ठीक है, तो 11.33% की इसमें वृद्धि हुई। इसका मतलब जो होगा एवरेजन जो है उत्तराखंड का एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति जो होगा उत्तराखंड का वो इतना पैसा कमाता है ना साल भर में, तो ये तो है नहीं, इतना थोड़े कमाता हर कोई। लेकिन क्या होता है कि अनुमानित होती है और सबको लेकर पूरी जनसंख्या को लेकर मैंने खाने की टोटल पॉपुलेशन, टोटल इनकम कितनी होगी अपॉन टोटल पॉपुलेशन, तो एक व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगी। यानी कि अप्रॉक्स जो होता है एक व्यक्ति जो होगा वो इतना कमाता है, मान के चलते हैं इस चीज को। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम आर्थिक विकास दर। इसको पहले हटा देता हूं। शॉर्ट वीडियो जो है वो प्रॉपर जो मैं आपके पास करंट अफेयर्स की है, शॉर्ट उत्तराखंड की जो करंट अफेयर, जो उत्तराखंड करंट अफेयर है वो शॉर्ट वीडियो में पढ़ा रहा हूं, तो आप जरूर बहुत जरूर कर लीजिएगा कि वहां से आपके पास करंट अफेयर के जरूर क्वेश्चन बनेंगे। बाकी डेली करंट अफेयर के लिए आपको पता ही है चैनल पर रोज सुबह 9 बजे मिल जाती है। ठीक है, चलिए आर्थिक विकास दर कितनी है उत्तराखंड की। आर्थिक विकास दर, थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो वीडियो लंबा होगा लेकिन काम का वीडियो होगा। आर्थिक विकास दर 2024-25 में जो थी वो आपकी थी 7.23। ठीक है, और 2026-27 में कितनी रखी गई है, जो कि अनुमानित होगी 8.20%। ठीक है, 8.2% जो होगी 2% ही लेके चलते हैं हम, जीरो रखो ना रखो बराबर है। तो अनुमानित जो है यहाँ पे अनुमानित जो है 2026-27 की आर्थिक विकास दर 8.2% रखी गई है। ठीक है, अब पिछले 3 सालों का अगर हम बजट देखेंगे 2024-25, 25-26, 26-27, इन 3 वर्षों में जो 2024-25 जो था वहां पर द्वितीयक क्षेत्र यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया का सर्वाधिक योगदान था, लेकिन उसके बाद 2025-26, 26-27 के बाद उत्तराखंड की सेवाओं में यानी कि जो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में जो है सर्वाधिक योगदान जो है वो तृतीयक क्षेत्र का है। तो उसको देखते हैं हम इस तरीके से।
ठीक है, तो हमारा हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, और मैं इसको ऊपर हटा देता हूं और फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूं, एक टेबल के तौर पे इसको पढ़ते हैं, थोड़ा कंपेयर करके पढ़ते हैं इसको। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र, और यहाँ पे हमारे पास जाएगा 2024-25। ठीक है, 2025-26 और 2026-27 हम इस तरीके से पढ़ेंगे इसको। ठीक है, किस किस में कितना कितना योगदान है वो जो हमें देखेंगे, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र जो है, प्राथमिक क्षेत्र हमारा क्या कहा जाता है, जैसे कृषि, कृषि हमारी आ जाती है अपनी। ठीक, कृषि क्या हो जाएगी, कृषि। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में हमारे पास क्या जाता है, इंडस्ट्रियल जो हमारे पास होता है, उद्योग। ठीक है, और तृतीय होता है हमारा सेवा क्षेत्र, यानी कि जैसे नौकरी पेशा जो है, सेवा क्षेत्र। तीन चीजें आती हैं। तो 2024-25 में प्राथमिक की अगर हम बात करते हैं, वो था 9.99%। 2024-25 में प्राथमिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र के प्राथमिक क्षेत्र का योगदान था 9.99%। ठीक है, 2025-26 में 9.83% कृषि का हो गया, और 2026-27 में 9.59% हो गया। ठीक है, तृतीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र में क्या था, द्वितीय क्षेत्र में 46.35% था। कब, 2024-25 में। ठीक है, 46.84% था। वहीं 2025-26 में 43.5 और अभी यानी कि 2026-27 में ये रखा गया है 39.95%। दूसरा और लास्ट आता तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र 2024-25 में था 43.13%। अब 2025-26 में ये बढ़ा 46.70%। अगले साल और बढ़ा, ठीक है, 0.7%, और अभी यानी कि 2026-27 में और बढ़ के पहुंच गया ये 50.46% पहुंच गया है। देखो पहला तो देखो 2026-27, 25-26, 26-27 में प्राथमिक क्षेत्र में लगातार कमी हो रही है। ठीक है, 24-25 में 9.99, 25-26 में 9.83, 26-27 में 9.59। द्वितीय क्षेत्र उद्योग क्षेत्र में भी कमी आई है लगातार, 46.84 2024-25 में, 25-27 में 43.50 और 26-27 में 39.95। सेवा क्षेत्र में वृद्धि हुई है। ठीक है, पहले यानी कि 2024-25 में था 43.13, 25-26 में 46.07 और 26-27 में 50.46%। अब आपके पास क्वेश्चन डाल लिया तो पूछ सकता है, लास्ट ईयर का क्वेश्चन पूछा था 2024-25 में एग्जाम हुआ था कि 2024 वित्तीय वर्ष 2024-25 में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का था, तो तब द्वितीय क्षेत्र का था। ठीक है, अब 26-27 का पूछेगा तो आपके पास क्या जाएगा, तृतीय क्षेत्र का हो जाएगा। तृतीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, उल्टा याद करना है इसको, सबसे ज्यादा तृतीय क्षेत्र का, फिर द्वितीय क्षेत्र का और फिर प्राथमिक क्षेत्र का। ठीक है, 2025-26 में 26-27 में सेम रहेगा, सर्वाधिक तृतीय क्षेत्र, फिर इसके बाद द्वितीय क्षेत्र और फिर प्राथमिक क्षेत्र का योगदान उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे ये। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि उत्तराखंड सरकार को कहां कहां से फायदा होता है और किस मद से सर्वाधिक होता है। इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके पास डायरेक्ट बनता है। ठीक है, अब मतलब हम कह सकते हैं आय क्या होती है, आय जो होती है उत्तराखंड को कहां कहां से होती है। हम कह सकते हैं रुपया जो है वो आता कहां कहां से आता है, या आय इनकम जो होती है उत्तराखंड की। ठीक है, तो
ये होती है स्वयं का राजस्व, स्वयं का राजस्व कर। स्वयं का जो राजस्व कर होता है, ठीक है, कर राजस्व या राजस्व कर जो होता है, सबसे ज्यादा यानी कि 28.85% जो धनराशि होती है, पैसा जो आता है, वो रेवेन्यू टैक्स से आता है, ठीक है। और दूसरा बात करते हैं लोक ऋण। लोक ऋण आता है, लोक ऋण से कितना आता है 24.04% लोक ऋण से। और फिर आता है केंद्र से सहायता अनुदान। जो केंद्र जो होती है वो कितना पैसा देती है, केंद्र से भी सहायता दी जाती है, सभी राज्यों को दी जाती है, उत्तराखंड स्पेशल नहीं है, सभी को दी जाती है। हाँ, विशेष राज्य में उत्तराखंड तो थोड़ा अलग होता है। यहाँ पे 20.59%, विशेष राज्य में उत्तराखंड को हिमालय राज्य में रखा गया है, 20.59%। और फिर आता है केंद्रीय करों में राजस्व, ठीक है। और क्या होता है केंद्रीय करों में राजस्व। तो इसी तरीके से उत्तराखंड के पास पैसा आता है, जो आता है 19.39%। देखो कभी कभार क्या हो जाएगा, वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा आपके पास, फलाने मद में कितना आता है, ठीक है, कितना परसेंट आता है रुपया। रुपया जो आता है राजस्व से आता है 28.85, लोक ऋण लोन से आता, जो लोन वगैरह होते हैं 24.04, केंद्र से सहायता मिलती है 20.59, इससे पैसा आता है। और केंद्रीय करों में राजस्व से आता है 19.39%। हो सकता है अरेंज करने के लिए दे दिए कि आरोही क्रम में रखो, अवरोही क्रम में रखो, या डायरेक्टली भी पूछ सकता है कि किससे कितना पैसा उत्तराखंड को आता है। अब भाई पैसा आता है तो जाता भी तो है, अगर आया ही रहे बचा ही रहे तो फिर तो तब बात ही अलग हो जाएगी, है ना। तो जाता भी है, किस किस में जाता है, तो व्यय होता है। व्यय यानी कि रुपया जो है वो जाता है, कहां कहां जाता है। सबसे ज्यादा हमने क्या पढ़ा था, सबसे ज्यादा क्या पढ़ा था हमने यहाँ पे, अभी मैंने तीनों को बताया था कि सबसे ज्यादा योगदान जो है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में किसका है, सेवा क्षेत्र का है। तो अगर सबसे ज्यादा से योगदान दे रही हो तो पैसा भी तो देगी सरकार, उनको उतना उतने सर्विसेज में कर्मचारी भी तो होंगे। बात आई समझ में। तो वेतन भत्ते व अधिष्ठान जो होता है, वेतन भत्ते व अधिष्ठान में उत्तराखंड का सबसे ज्यादा पैसा जाता है, ठीक है। लगभग 25.45% पैसा जो होता है वो सेवा क्षेत्र में खर्च होता है, वेतन भत्ते अधिष्ठान आदि। वृहद एवं लघु निर्माण कार्य, फिर वृहद एवं लघु निर्माण कार्य में जो पैसा लगाती है सरकार, अलग अलग योजना चलाती है, डैम प्रोजेक्ट वगैरह जो बनते हैं, तो निर्माण कार्य में जो होता है वो कितना पैसा लगता है। वृहद एवं लघु जो होती है वो 12.40%, ठीक है, 12.49%। और फिर पेंशन एवं अनुतोषिक जो होता है, पेंशन वगैरह में भी जो जाता है पैसा जाता है, पेंशन व अनुतोषिक, इसमें भी पैसा सरकार का जाता है। और फिर आता है अन्य क्षेत्र में, ठीक है, अन्य क्षेत्र में जाता है। तो पेंशन एवं अनुतोषिक में 12.45% जाता है। और अन्य क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो 26.95% जो होता है वो अन्य क्षेत्र में जाता है। अब आप कहेंगे कि सर आप तो कह रहे हैं कि वेतन भत्ते में सबसे ज्यादा जाता है, यहाँ तो अन्य 26.95, अन्य मतलब टोटल है, अलग अलग तरीके के वहां पे कार्य हो सकते हैं, वो अलग अलग फील्ड के हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर है कि वेतन एवं भत्ते में ही है। अगर पर्टिकुलर अन्य में पूछता है वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वेतन एवं भत्ते यानी कि अगर हम पूरा देखेंगे तो वेतन एवं भत्ते में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, वेतन भत्ते और अधिष्ठान में सबसे ज्यादा पैसा उत्तराखंड का जाता है। अन्य अगर है तो अन्य में तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। तो ये आपके पास जाएगा कि रुपया सबसे ज्यादा आता कहां से है, आता है स्वयं के राजस्व से, लोक ऋण से 24 पॉइंट, देखिए 28, 24, 20, 19 याद रखिएगा, ठीक है, 28, 24, 20, 19, 28, 24, 20, 19 स्वयं, ठीक है, लोक केंद्र केंद्रीय कर, ठीक है, स्वयं लोक केंद्र केंद्रीय कर,
स्वयं यानी कि स्वयं का राजस्व, लोक से लोक ऋण, केंद्र से सहायता अनुदान, और केंद्रीय कर यानी कि केंद्रीय करों से राजस्व। ठीक है, इसे कैसे याद रखना है, इसको आप वही ट्रिक याद रखिएगा कि सर्वाधिक जो योगदान है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का है। अगर सेवा क्षेत्र में अधिक योगदान है यानी कि ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, उनको ज्यादा सैलरी देनी पड़ेगी, तो यानी कि वेतन एवं भत्ते से। ठीक है, सबसे ज्यादा वेतन एवं भत्ते से। फिर निर्माण कार्य, वेतन भत्ते, निर्माण, पेंशन और अन्य। वेतन भत्ते, निर्माण, पेंशन और अन्य। तो वेतन भत्ते अधिष्ठान, निर्माण से वृहद एवं लघु निर्माण, पेंशन से पेंशन एवं अनुतोषिक, और अन्य से तो अन्य आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखिएगा सबसे ज्यादा 25, 12, 12, 26। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको आंकड़ों को याद जरूर कर लीजिएगा, याद करने पड़ेंगे ये। ठीक है, याद तो ये करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर मार्क्स ये तो याद करने पड़ेंगे। तो ये तो था हमारे पास कितना रुपए कहाँ से आता है, कितना रुपए जाता है उत्तराखंड सरकार को। ठीक है, और उत्तराखंड सरकार कितने मद में कितना खर्चा करती है, ये सारी चीजें हमने आपको पढ़ी। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड के बजट की, जो मैंने शुरू में आपको बताए थे कि किस पर आधारित है, नमो पर, संतुलन पर आधारित है। केदार शब्द यहाँ पे प्रयोग किया गया है और मानस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो देखिए मेन हमारा बजट जो है वो संतुलन पर आधारित है। ठीक है, तो संतुलन पर आधारित है, लेकिन देखिए जनता को लुभाने के लिए सरकार कुछ इस तरीके की योजनाएं वगैरह या जोड़ देती है, ताकि लगेगा कि भाई कुमाऊं को भी लगे कि भाई यहाँ भी कुछ ना कुछ मिला है, गढ़वाल को लगे यहाँ भी कुछ ना कुछ मिला है। आपने स्कंद पुराण में पढ़ा होगा, तो स्कंद पुराण में उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र को केदार खंड कहा गया है और कुमाऊं क्षेत्र को मानस खंड कहा गया है। तो केदार शब्द लिया गया है, केदार खंड से केदार शब्द लिया गया है। ठीक है, तो पहला आ गया केदार शब्द, बीच में लिख देते हैं ना, यहीं पे समझा देंगे इसको। एक शब्द आता है केदार और दूसरा आता है मानस। ठीक है, और तीसरा हम पढ़ेंगे संतुलन। ठीक है, तो केदार का पहला जो यानी कि के जो है, के से आपके पास आ जा रहा है कौशल विकास, कौशल विकास, के से कौशल विकास, ई से यानी कि पारिस्थितिकी संवर्धन है ना, लेकिन प यहाँ मिल नहीं रहा है, तो ई से यानी कि इकोलॉजी संवर्धन, तो ई से हम यहाँ पे लेके चलेंगे इकोलॉजी, इकोलॉजी संवर्धन। डी से क्या देखेंगे हम यहाँ पे, डी से है हमारा धरोहरों का संरक्षण, धरोहरों का संरक्षण। देखिए हमने इससे पहले नमो पढ़ा था, है ना, जो 2025-26 का बजट था, नवाचार, आत्मनिर्भर, मानव संसाधन। ठीक है, महान विरासत, एम से महान विरासत था और ओजस्वी मानव संसाधन ओ से था। एम से महान विरासत था, तो महान विरासत में ही तो हमारी धरोहरें हैं, तो धरोहरों का संरक्षण। ठीक है, ए से आपके पास क्या हो जाएगा, इस ए से यहाँ पे दिया गया है आधारभूत संरचना, आधारभूत संरचना, और आर से दिया गया है, आर को यहाँ पे डिनोट किया गया है रिवर्स माइग्रेशन से, रिवर्स माइग्रेशन यानी कि जो पलायन होता है उसको हम कैसे रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा रिवर्स माइग्रेशन। तो के से इसके का मतलब कौशल विकास, ई से इकोलॉजी यानी कि इकोलॉजी संवर्धन, डी से धरोहरों का संरक्षण, ए से आधारभूत संरचना, आर से रिवर्स माइग्रेशन। ठीक है, 5 शब्द यहाँ पे आपको यहाँ पे याद रखने हैं। हो सकता है आपके पास सीधे दे देगा केदार शब्द जो है इसमें फलाने अल्फाबेट का क्या मतलब है। ठीक है, अगला हम देखते हैं मानस। मानस के लिए शब्द प्रयोग किया गया MANES। ठीक है, मानस जो है हमारा जो है कुमाऊं का, स्कंद पुराण में कुमाऊं क्षेत्र के लिए मानस खंड शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इसीलिए यहां से मानस भी आ गया है। तो एम से हो जाएगा आपके पास मंगलकारी, मंगलकारी जो बजट होगा वो क्या है, मंगलकारी है। मंगलकारी अगर है तो वहां पर क्या होंगे, अवसर युक्त होगा, अवसर भी सबको मिलेगा। मंगलकारी अवसर युक्त, अवसर मिलेंगे किसके, नए नए नवाचार के, नवोन्मेषी के, तो नवोन्मेषी, और
मंगलकारी होगा तो अध्यात्म भी यहां पे आना चाहिए। अध्यात्म या आध्यात्मिक, है ना, अध्यात्म नहीं आध्यात्मिक, पूरा शब्द लेके चलते हैं, आध्यात्मिक। मंगलकारी होगा तो आध्यात्मिक भी तो होगा, ठीक है। और एस से आ जाता है आपके पास, मंगलकारी होगा, आध्यात्मिक होगा, तो डेफिनेटली वो किसी न किसी संस्कृति से जुड़ा हुआ होगा, यानी कि सांस्कृतिक गतिविधियां। सांस्कृतिक गतिविधियां मुख्य रूप से क्या होती है, संस्कृत में पढ़ते हैं, यानी जो श्लोक वगैरह जो हमारे होते हैं, या जैसे रामायण महाभारत सब चीजें हैं, तो उसमें क्या है, अध्यात्म का तो ज्ञान मिलता है, ठीक है। तो मानस मंगलकारी, अवसरयुक्त, नवोन्मेषी, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियां आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। क्लियर है। अब हमारा मेन जो होता है कि बजट कहाँ कहाँ के लिए कितना कितना बजट यहाँ पे लिया गया है या सरकार ने दिया है, ये चीजें हम यहाँ पे देखते हैं। यानी कि अब आ जाते हैं हम संतुलन पर आ जाते हैं, ठीक है। संतुलन जो हमारा बजट जो आधारित था, उत्तराखंड का जो बजट था 26-27 जो था वो संतुलन पर आधारित है। तो संतुलन के लिए हम क्या क्या चीज यहाँ पे लेके चलेंगे, तो मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूं संतुलन के लिए संतुलन पर आधारित था, ठीक है। ऐसे से समावेशी विकास, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे दिख रहा है नहीं दिख रहा है इसमें प्रॉपर यहां से, अच्छा ठीक है। ऐसे से समावेशी विकास हो जाएगा आपके पास। ए से आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर जो था ये पिछले वाले बजट में भी था, 2025-26 के भी था, जब मैंने आपको बताया था नमो नवाचार अग्रणी उत्तराखंड या आत्मनिर्भर उत्तराखंड, ठीक है। एन से क्या हो जाएगा, एन से इसमें हो जाएगा नई सोच। आत्मनिर्भर आप बनोगे तो आपको कुछ नया सोचना पड़ेगा, है ना, नई सोच। अगर नई सोच अगर आपकी आ गई तो अगर आपने किसी चीज को सोचा तो आप उस पर जल्दी जल्दी काम करना होगा, तीव्र विकास करना होगा, तीव्र विकास, ठीक है। तीव्र विकास, अगर जल्दी जल्दी काम करेंगे विकास होगा तो यानी कि उन्नति होगी, तो उन्नति होगी तो यानी कि उन्नत गांव व शहर, गांव और शहरों का उन्नत हो जाएगा। और अगर उन्नत होना है तो देखिए सरकार कुछ नहीं कर सकती है, इसमें क्या होनी चाहिए, जनता की भी सहभागिता होनी चाहिए, लोक सहभागिता भी होनी चाहिए। मैं सिर्फ याद करने के लिए बोल रहा हूं, इनका मतलब सबका भी अलग अलग होगा, क्या क्या चीज इसमें आएंगे वो हम अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। और ए से अगर हमारा लोक सहभागिता होगी, गांव उन्नत होगी, तीव्र अच्छे से विकास हो गया, आत्मनिर्भर बनने की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो तब क्या होगा, तब उत्तराखंड एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरेगा, आर्थिक शक्ति के रूप में उभरेगा। और फिर क्या होगा, एक न्यायपूर्ण व्यवस्था बनेगी, ठीक है। ये है संतुलन। जो बजट जो है 2026-27 का जो है उत्तराखंड सरकार ने जो आधारित किया है वो संतुलन पर आधारित किया है। याद करने के लिए देखिए, समावेशी विकास, समावेशी विकास का मतलब होता है कि सरकार ऐसी आर्थिक प्रक्रिया लाएगी जो, या ऐसी आर्थिक प्रक्रिया जो विकास के लाभों को समाज के सभी वर्गों, जैसे गरीब हो, अमीर हो, महिला हो, या दलित वर्ग हो, ग्रामीण आबादी हो, शहरी आबादी हो, कहीं भी हो, सभी के लिए समान अवसर प्रदान करें, या समान जो धन का वितरण होगा वो समान होगा। आप इसको आर्टिकल 39 से जोड़ के देख सकते हैं। सिविक्स का जो आपके यानी कि जो नीति निर्देशक तत्व आते हैं, तो आर्टिकल 39 क्या करता है, ये तो कहता है कि जो भी धन का वितरण होगा या जो भी सरकार जो भी किसी भी चीज को अगर सरकार का वितरण करेगी तो सभी में समान रूप से होना चाहिए, ताकि आपके उसमें आपके पास 39A है, B है, C, D, ठीक है, जो इनके समान कार्य के लिए समान वेतन हो गया, और अवसर की समानता सब दोनों को होनी चाहिए। अवसर की तो आपका आर्टिकल 14 हो जाता है ना, वो आपका अलग हो जाता है, आर्टिकल 16 सॉरी। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये आर्थिक अवसर की बात कर रहा है। आर्टिकल 39 जो बोलता है, जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व में आता है
वहां पे ये भी कहा जाता है कि किसी भी बच्चे या महिला या बुजुर्ग के लिए उसकी गरिमा को ध्यान में रखते हुए उसके जीवन पर ऐसा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, कोई भी काम ऐसा ना हो तो उसके जीवन पर कोई प्रभाव पड़े। तो ये चीज आपके पास क्या होती है, समावेशी विकास में आती है। यानी कि ऐसी प्रक्रिया जो विकास के कार्यों या लाभों के लिए कुछ समाज के सभी वर्गों, महिलाओं हो, गरीब हो, या कोई भी वंचित वर्ग है, ठीक है, ग्रामीण आबादी है, शहरी आबादी है, तो सभी के लिए समान रूप से वितरित हो, तो वो आपके पास होगा समावेशी विकास। ठीक है, एक समावेशी विकास जब होगा तब क्या होगा, न्यायपूर्ण व्यवस्था बनेगी, सबके साथ न्याय होगा। देखिए ध्यान रखिएगा, अगर मैं इसको याद करने के लिए बोल रहा हूं, समाज में समावेशी विकास होगा तो सबके साथ क्या होगा, न्याय होगा। ठीक है, 2 पॉइंट आपने 2 शब्दों का पता चल गया। समावेशी विकास क्या होता है, मैंने बता दिया समावेशी विकास क्या होता है, तो सबके साथ क्या होगा, न्याय होगा। एन से मतलब न्याय और एस से संतुलन, समावेशी विकास। समावेशी विकास के लिए आत्मनिर्भर, हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बनना चाहता है। समावेशी विकास का मतलब यही तो हो गया कि सब आत्मनिर्भर बने, चाहे वो वंचित वर्ग हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो गरीब हो, अपना अपना जो भी चीजें हो अपना आत्मनिर्भर बने। तो आत्मनिर्भर बनेगा तो उसके लिए उसे एक नई सोच रखनी होगी, एक नई सोच लाएगा और उस नई सोच पर वो तीव्र गति से कार्य करेगा, तीव्र विकास, तीव्र गति से कार्य करेगा तो उन्नति करेगा, उन्नत गांव शहर उन्नति करेगा। और जिसमें उन्नत गांव और शहर को सरकार तभी कर सकती है जब लोगों की जनभागिता या लोक सहभागिता होगी, और लोक सहभागिता हो गई तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, आर्थिक रूप से मजबूती आएगी, आर्थिक शक्ति बनेगी और फिर क्या हो जाएगा, सबके साथ न्याय हो जाएगा। बात समझ में आए किस तरीके से याद करना है। चलिए अब हम एक एक करके इसको पढ़ते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, तो एक एक चीज करके देखते हैं। तो पहला हमारे पास जाएगा समावेशी विकास। कुछ चीजें मैं बता रहा हूं आपके पास यहाँ पे। समावेशी विकास में सबसे पहले तो है आयुष्मान भारत योजना जो है, ठीक है। आयुष्मान भारत के लिए या आयुष्मान योजना जो है, योजना करोगे, योजना के लिए 600 करोड़ रुपए दिए गए हैं। आयुष्मान योजना के लिए 600 करोड़ रुपए का रखा गया है। दूसरा परशुता, देखो इंपॉर्टेंट बताऊंगा मैं यहाँ पे, परशुता ईजा बोई योजना, परशुता ईजा बोई योजना, ठीक है। तीसरा है सीएम महिला पोषण योजना, सीएम यानी कि मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना। चौथा है महिला सीएम वात्सल्य योजना, वात्सल्य योजना, ठीक है, सीएम वात्सल्य योजना। और फिर आपके पास है वात्सल्य योजना, सीएम यानी कि मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना। और छठवां यहाँ पे हो जाएगा सीएम आंचल अमृत योजना, यानी कि मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, ठीक है। तो आयुष्मान योजना के लिए 600 करोड़, ईजा बोई योजना के लिए दिया गया है 14.13 करोड़, ठीक है। सीएम महिला पोषण योजना, सीएम महिला पोषण योजना 13.44 करोड़, ठीक है। और महालक्ष्मी योजना जो है इसको दिए गए हैं 15 करोड़, ठीक है। और सीएम वात्सल्य योजना, सीएम वात्सल्य योजना के लिए भी 15 करोड़ दिए गए हैं और आंचल अमृत योजना के लिए भी 15 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। वहीं बात करते हैं खाद्यान्न योजना, खाद्यान्न योजना, खाद्यान्न योजना के लिए रखा गया है 25 करोड़। मैंने आपको बोला था ना कि आप इसको आर्टिकल 39 से जोड़कर देख सकते हैं। आर्टिकल 39 क्या कहता है, समान अवसर, गरीबी में कमी, क्षेत्रीय समानता, ठीक है, या सामाजिक न्याय, गरिमा पूर्ण जीवन जीने का अधिकार या मानव कल्याण जो होता है, ये सब जो है आपका आर्टिकल 39 में बताता है, ठीक है। तो समावेशी विकास तभी होगा। समावेशी विकास का मतलब क्या होता है कि सरकार ऐसी प्रक्रिया जो विकास के लाभों को
समाज के प्रत्येक वर्ग में, सभी वर्गों में पहुंचा सके। गरीब हो, वंचित महिलाएं हैं या ग्रामीण आबादी है, किसी में भी। तो यहाँ पे देख लीजिए, आयुष्मान योजना स्वास्थ्य से संबंधित हो जाएगी, ठीक है। प्रसूता ईजाबो योजना स्वास्थ्य से संबंधित हो जाएगी, लेकिन किसके लिए है ये? गर्भवती महिलाओं के लिए है। पोषण भी उन्हीं के लिए है, क्योंकि जो वंचित महिलाएं इससे। वात्सल्य योजना भी बच्चों के लिए आपके पास जाएगी। महालक्ष्मी किट योजना जो गर्भवती महिलाओं के लिए हो जाएगी। आंचल अमृत योजना, खाद्यान्न योजना, गरीबी वगैरह जिसमें है, भुखमरी वगैरह ना हो सके, न रहने पाए, इसलिए इस तरह की योजना में चला जा रही है। तो गरीबी, वंचित महिलाओं, सभी वर्ग यानी कि कुल मिला के सभी वर्गों को समावेशी विकास की धारा में लाने के लिए किया गया। तो समावेशी विकास में आपके पास ये धाराएं या ये चीजें आपके पास आ जाएंगी। मुख्य जो योजनाएं हैं, ये योजनाएं आपकी यहाँ से पूछी जा सकती हैं। हो सकता है ज्यादा दिमाग खराब हो गया तो बोल सकता है कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं लाई गई है। वैसे तो नहीं पूछेगा, डायरेक्टली क्वेश्चन आपके पास दे सकता है, ठीक है। दूसरा आपके पास हो जाएगा आत्मनिर्भर, मतलब ए। अब देखो, समावेशी अगर विकास होगा तो क्या होगा भाई? न्याय व्यवस्था होगी ना, न्याय व्यवस्था, ठीक है। तो अब देखो, समावेशी विकास है, दूसरा हमारा है ए। ए से हमारा हो जाएगा आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर कब होगा? जब लोगों के पास कमाने के साधन होंगे, ठीक है। कमाने का साधन होगा तो लोगों के पास क्या, कमाने के साधन है तो आत्मनिर्भर अपना पे होंगे। अब कमाने के साधन कैसे बनेंगे? कुछ ऐसी योजनाएं लानी पड़ेगी जिससे समाज में जो लोग हैं, जो भी वंचित वर्ग हैं, जिसके पास कार्य नहीं है, अगर उन कामों को करेंगे तो उनमें आत्मनिर्भरता आएगी और वो अपना बिजनेस कर सकते हैं, अपना पालन पोषण कर सकते हैं। इसी के तहत कुछ योजनाएं लाई गई हैं जिनमें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पहली है मिशन एप्पल योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है मिशन एप्पल योजना। दूसरी कौन सी है? दूसरी आपकी हो जाएगी ट्राउट फिश योजना, यानी कि ट्राउट प्रोत्साहन योजना। ट्राउट फिश का जो उत्पादन, जो पालन किया जा रहा है, तो उसको और बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। फसल घेरबाड़ योजना। आजकल आप देख रहे होंगे कि उत्तराखंड में जंगली सुअर, बंदर या अन्य जो पशु जो हैं, भालू वगैरह जो होंगे, तो ये क्या करेंगे, फसलों को बहुत ज्यादा नष्ट कर रहे हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए जितनी भी खेती वाली जमीन है जहां पर खेती की जाती है, उसके चारों तरफ जो होगा बाड़ की जाएगी, तो उसको बोलते हैं घेरबाड़ करना, ठीक है। बाड़ लगाना यानी कि घेरबाड़ करना, यानी कि फेंसिंग, अगर हिंदी इंग्लिश से बात करें तो फेंसिंग करना, ठीक है। तो फेंसिंग के लिए जो है फसल घेरबाड़ योजना लाई गई है, ठीक है। बाकी और क्या क्या हो सकता है? बाकी और हो सकता है सूक्ष्म, लघु एवं वृहद स्तर के उद्योग अगर खोले जाएं तो इससे भी गरीबी कम हो सकती है, ठीक है। सरकार स्वरोजगार योजना चलाती है ताकि आप अपना स्वरोजगार करो, तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, ठीक है। सिक्स्थ में आपके पास क्या हो जाएगा? इसमें चले पहले इसमें मैं लिख देता कितना कितना यहाँ पे अनुदान दिया गया है। तो मिशन एप्पल के लिए है 42 करोड़ है, ठीक है। ट्राउट फिश के लिए 39.90 करोड़ है, ट्राउट प्रोत्साहन के लिए 39.90 करोड़ है। वहीं अगर बात करते हैं फसल घेरबाड़ योजना के 20 करोड़, इसको भाई तो इसका तो सबसे पहले जमीनी तौर पर दिखना बहुत जरूरी है। फसल घेरबाड़ योजना उत्तराखंड के लिए, ठीक है। सूक्ष्म, लघु एवं बृहद स्तर के उद्योगों के लिए 75 करोड़। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 60 करोड़, ठीक है। बात करते हैं अगर कीवी ड्रैगन फ्रूट का जो उत्पादन किया जाता है उत्तराखंड में, इसको प्रोत्साहन करने के लिए ताकि लोग आत्मनिर्भर हो सके, 30.70 करोड़ कीवी ड्रैगन फ्रूट के लिए, ठीक है। पशुपालन के लिए जो दिया गया है, पशुपालन के लिए, तो पशुपालन के लिए क्या करना है? जैसे मान लीजिए इस पशुपालन में क्या करता है कि पशुपालन में अगर पशु आपके पास है तो उसके साथ ही आप अन्य भी रोजगार कर सकते हैं। तो उसके लिए सरकार जो होती है ऋण वगैरह की भी सुविधाएं देती है, और जो सबसे चीज में किसी में अलग अलग होता है, तो ऋण देकर भी आप कुछ अपना अलग दूसरा भी बिजनेस कर सकते हैं
पशुपालन के साथ साथ। ठीक है, तो पशुपालन 42.02 करोड़ आपके पास जाएगा। सगंध पौध यानी कि एरोमेटिक फार्मिंग जो है, सगंध पौधा केंद्र, तो सगंध पौध यानी कि एरोमेटिक की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए सगंध जो पौधा केंद्र जो है उनको विकसित किया जाएगा। तो इसके लिए दिया गया है 24.75 करोड़, 24.75 करोड़ दिया जाएगा। ठीक है, वहीं अगर बात करते हैं इको टूरिज्म यानी कि टूरिज्म पर्यटन बढ़ाएंगे, लेकिन इको टूरिज्म बढ़ाएंगे ताकि हमारे पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुंचे, इको टूरिज्म के रूप में लेके चलेंगे। तो इसके लिए दिया गया है 18.50 करोड़, 18.50 करोड़। और इसी में एक और आता है ऋषिकेश और हरिद्वार गंगा यानी कि हरिद्वार गंगा कॉरिडोर और ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर दोनों के 10-10 करोड़ रुपए जो हैं वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, आत्मनिर्भरता में आपके पास आ जाएंगे। आत्मनिर्भर कैसे बनेगा आदमी? जब उसके पास रोजगार से संबंधित अपने आत्मनिर्भरता से रिलेटेड जो योजनाएं होंगी, रोजगार संबंधी योजनाएं होंगी, तभी आत्मनिर्भर बनेगा। वो क्या क्या है? वो पशुपालन कर सकता है, इको टूरिज्म में अपने लिए अवसर ढूंढ सकता है, मिशन एप्पल योजना के तहत वो एप्पल की खेती कर सकता है, ट्राउट मछली पालन कर सकता है, फसल घेरबाड़ योजना तो ये तो सरकार की तरफ लाई गई है, छोटे मोटे उद्योग अपने चला सकता है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत ऋण लेकर जो होता है वो अपने लिए रोजगार बना सकता है, कीवी ड्रैगन फ्रूट की खेती कर सकता है, सगंध पौधा केंद्र को विकसित कर सकता है। तो इस तरीके से जो अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकता है। अमाउंट याद रखिएगा, थोड़ा सा अमाउंट ध्यान रखिएगा कि इसके लिए कितना कितना अमाउंट है। ठीक है, एक दो बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा सारी चीज। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे देखते हैं एन से। एन से आपके पास जाएगा नई सोच। समावेशी विकास अगर होगा तो आत्मनिर्भरता आनी चाहिए। आत्मनिर्भरता जब आएगी, कैसे आएगी? उसके लिए हमें एक नई सोच लानी पड़ेगी। मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको याद रखना है। ठीक है, इसी वीडियो में आपका ये चीज है यानी कि जो पूरा मतलब जो होगा ये समझ में आ जाएगा। देखिए भाई, मैं इस चीज को नहीं कहूंगा कि राशि आपको याद आ जाएगी, जो जितनी भी जो अमाउंट है, बजट है, वो तो आपको देखना पड़ेगा। एक दो बार देखेंगे तो याद होगा आपको फिर। ठीक है, अब एन से समावेशी विकास के लिए आपको आत्मनिर्भर होना होगा। आत्मनिर्भर जब बनेंगे तो सबसे पहले आपके पास एक नई सोच होनी चाहिए, नई सोच एन से। ठीक है, समावेशी विकास किस किस तरीके के विकास होगा? हम किसी भी वर्ग को नहीं छोड़ेंगे, सबके लिए समान रूप से वितरण होगा। जो भी बजट होगा सबके लिए समान रूप से, हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन सबका ध्यान रखा जाएगा। समावेशी विकास तभी होगा। विकास करना है तो आत्मनिर्भर जनता को बनाना होगा। आत्मनिर्भर कैसे बनेगी जनता, या हम आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? एक नई सोच आपकी होनी चाहिए। नई सोच में क्या क्या हो सकता है? एक नवाचार आपके दिल, आपकी सोच एक अलग तरीके से होनी चाहिए। जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम पे जो सबसे बेस्ट जो रहा है उत्तराखंड में रहा है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। ठीक है, नागरिक संहिता। तो समान नागरिक संहिता के लिए कितना पैसा दिया गया है? तो समान नागरिक संहिता जो है इसके लिए दिया गया है 5 करोड़, 5 करोड़। ठीक है, नई सोच आएगी। नई सोच अगर लानी है तो विद्यालयी शिक्षाओं में आपको ध्यान देना होगा, है ना? तभी पढ़े लिखेंगे बच्चे, तभी तो आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक चीज यहाँ पे रखी गई है कि जो विद्यालयी शिक्षाएं हैं, या हम कह सकते हैं विद्यालय शिक्षा, विद्यालय शिक्षा या उच्च स्तरीय शिक्षा में एक नई सोच का मतलब बोलते कि शिक्षा का विकास तो होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई बच्चा जो है वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी आर्थिक परिस्थिति उसको छोड़ रही है या उसको आगे बढ़ने से रोकती है, तो एक नई सोच के तहत उसको छात्रवृत्ति दी जाएगी ताकि वह अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर सके। यानी कि विद्यालयी शिक्षा, उच्च स्तरीय शिक्षा, छात्रवृत्ति योजना, इसके तहत जो है दोनों, यानी कि विद्यालय शिक्षा के लिए भी, उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए भी 15-15 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तीसरा क्या है? आजकल बच्चे खेल में बहुत अच्छा करते हैं, तो खेल विभाग की जो है छात्रवृत्ति है, खेल विभाग की छात्रवृत्ति योजना, और इसमें भी 13.50 करोड़ है।
13.50 करोड़, खेल विभाग के लिए 13.50 करोड़ की छात्रवृत्ति रखी गई है। ठीक है, नई सोच में हम और क्या लेके चल सकते हैं, संस्कृत पाठशालाएं खोलें। देखो संस्कृत पाठशालाएं, नई सोच, पढ़ाई से रिलेटेड है, मेन काम यहीं पे है आप लोगों का। ठीक है, संस्कृत पाठशालाओं के लिए 28 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ठीक है, आजकल जो होता है मेन तौर पे, अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने एक लैब ऑन व्हील्स एक योजना शुरू की थी, उसके लिए 4 करोड़ रुपए दिए गए हैं। लैब ऑन व्हील्स जो है ये सभी छात्रों को दिया गया, उनके कौशल विकास के लिए, उनकी उन्नति के लिए, कौशल विकास में उन्नति के लिए, और उनको नवाचार के रूप के साथ जोड़ने के लिए, कौशल विकास के लिए लैब ऑन व्हील पहल जो उत्तराखंड सरकार ने की है, उसके लिए 4 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ऐसी योजनाएं तो चाहिए, ऐसी योजनाएं होंगी तभी जाके नई सोच आएगी, है ना, नई सोच होगी। अब साथ ही अगर कोई भी यानी कि ई ग्रंथालय सभी ग्रंथों को ऑनलाइन माध्यम से ई बुक के तहत, ई बुक जैसे हम क्या होता है कि सॉफ्टवेयर टाइप में, ई बुक पीडीएफ टाइप में, तो ई ग्रंथालय के रूप में पढ़ने के लिए मिलेगी, और ई ग्रंथालय यानी कि ऑनलाइन पोर्टल पर जो मिलेंगी, और इसके लिए 7 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। 7 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। ठीक है, वहीं नगर निकाय क्षेत्रों को, नगर निकाय जो क्षेत्र हैं यानी कि जो ग्रामीण स्तर के पर स्थित, यानी कि जो ग्रामीण स्तर पर जो नगर निकाय हैं, उनको स्मार्ट सिटी के तौर पर बदलना है, तभी नई सोच आएगी। एक नई सोच में ये भी तो होगा स्मार्ट सिटी बनाना उनको, तो उसके लिए रखे गए हैं स्मार्ट सिटी के लिए 30 करोड़ रुपए, जो ऑलरेडी बड़े शहरों में तो बन रही है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्रों में है उनको स्मार्ट सिटी में बदलने के लिए 30 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ठीक है, नवाचार में क्या सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, आईटी हो जाएगा, सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना प्रौद्योगिकी के लिए 47.50 करोड़, मेरे ख्याल से अब तक का सबसे ज्यादा है ये, जितने भी हमने पढ़े उनमें सबसे ज्यादा आईटी के लिए है, सूचना प्रौद्योगिकी के लिए है। सभी जनपदों में क्राइम को रोकने के लिए सभी जनपदों में एक रिकॉर्डेड रूम होने चाहिए। सभी जनपदों में क्या होंगे, रिकॉर्डेड रूम बनाए जाएंगे। रिकॉर्डेड रूम बनाए जाएंगे सभी जनपदों में, यानी कि सभी जनपदों को केंद्रीयकृत जो है रिकॉर्डेड रूम या रिकॉर्ड लैब जो है विकसित की जाएगी, और इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने अभी के बजट में रखे हैं 10 करोड़ रुपए। ठीक है, उद्यमिता, कौशल और नवाचार के लिए 7.11 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ठीक है, तो ये आपके पास जाएगा। लैब ऑन व्हील्स में 4 करोड़ रुपए, शायद आज की किसी मैंने वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में मैंने बताया था इसके बारे में। लैब ऑन व्हील्स योजना जो है, पहल जो है वो उत्तराखंड सरकार ने की है, जो कि छात्रों के कौशल विकास और उनके अंदर जो है वो व्यावसायिक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई है। और ये जो ऑपरेट मोबाइल ऐप है ये, और ये ऑपरेट की जाएगी इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड के द्वारा, ये ऑपरेट की जाएगी। कुल मिला के बच्चों को एआई से जोड़ना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ने के लिए 4 करोड़ रुपए। ठीक है, चलिए ठीक है, नई सोच होगी तो नई सोच पर काम करना है। सोच तो हमने दिया लेकिन हम उस पर काम नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, तो उस पर हमने क्या करना होगा, तीव्र गति से काम करना होगा। तो टी से तीव्र गति नहीं बल्कि हम तीव्र विकास यहाँ पे बोलेंगे। ठीक है, जब तीव्र गति से काम करेंगे तभी विकास होगा, तो टी से आपके पास क्या हो जाएगा, तीव्र विकास। पढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ, याद करने के लिए बात के लिए मैं इस तरीके से बात कर रहा हूँ। ठीक है, तीव्र विकास, ताकि आपको जल्दी याद हो जाए। अगर आपको पूरा ये दिखेंगे, आप पूरा वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपका बजट का क्या क्या है वो चीज आपके पास लेके आ जाए। ठीक है, तीव्र विकास, सबसे पहला तीव्र विकास। विकास में आजकल के टाइम पर आप देखेंगे उत्तराखंड में जगह जगह जो है वो गड्ढे होते हैं, सड़कों पर गड्ढे दिखाई देने को मिलते हैं आपको। तो इसके लिए सरकार गड्ढा मुक्त सड़क के लिए, अब ये बहुत जरूरी है जमीन पर दिखना, है ना, गड्ढा मुक्त सड़क के लिए 400 करोड़। देखिए जो सड़क बनती है वो अलग है, सिर्फ गड्ढे भरने के 400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट दिया गया है। ठीक है, और इसके लिए पीडब्ल्यूडी के द्वारा आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, पेज रिपोर्टिंग ऐप, ये
पीडब्ल्यूडी के द्वारा एक ऐप जारी की गई है, पेच रिपोर्टिंग ऐप। पेच रिपोर्टिंग ऐप पर आप अपने घर के आसपास या कहीं भी सड़क पर जाते हुए आपको लगता है कि सड़क पर गड्ढे हैं, तो आप उसकी फोटो खींचकर इस ऐप पर डालेंगे, पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी वहां पर आके उसको ठीक करेंगे। ठीक है, तो गड्ढा मुक्त सड़क के लिए 400 करोड़ रुपए का अनुदान जो है वो सरकार ने, या प्रावधान जो है वो सरकार ने किया है। और दूसरा, पीएमजीएसवाई, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 1050 करोड़ का प्रावधान किया गया है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इसमें वो है नंदा देवी राजजात यात्रा 2027 में होने वाली थी। 2026 में होना था लेकिन किसी कारणों से भी नहीं हो पाई है, तो अभी 2027 में प्रस्तावित है और इसके लिए रखे गए हैं 25 करोड़ रुपए। नंदा देवी राजजात के लिए कितने पैसा रखा गया है? 25 करोड़ रुपए रखा गया है। ठीक है, नई सोच भी आ गई, तीव्र गति से हमने काम करना शुरू किया। तीव्र गति से अगर काम करेंगे तो यू से क्या होगा? उन्नति होगी। तो यानी कि यू से उन्नत गांव एवं शहर, तो यू से आपके पास क्या हो जाएगा? उन्नत गांव एवं शहर। तो उन्नत गांव एवं शहर में सबसे बढ़िया आपके पास है जो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने मनरेगा का नाम बदल दिया है। मनरेगा का नाम क्या कर दिया गया है? विकसित भारत, यानी कि जी राम जी। ठीक है, तो उन्नत गांव उन्नत क्या होंगे? विकसित भारत जी राम जी योजना, और इसको हम बोलते हैं मनरेगा। मनरेगा जो थी पहले, अब उसका नाम बदल दिया गया है, विकसित भारत जी राम जी योजना कर दिया गया है, या पूज्य बापू जी राम जी योजना कर दिया गया है। 705.25 करोड़, 705.25 करोड़। ठीक है, देखिए कुछ तथ्य अगर आपको याद है ना, तो अगर वही तथ्यों में से अगर कुछ मान लीजिए चार आपके, इनमें चार में ऑप्शन आपके पास, ये चार आपके ऑप्शन में दिए गए हैं। ठीक है, ये चार आपके पास ऑप्शन में दिए हैं, और मान लीजिए आपके पास नंदा राजजात का पूछ लिया, लेकिन अब वो आपको नंदा राजजात का एग्जिट किया तो आप डायरेक्ट टिक कर देंगे। लेकिन इन चारों में से आपको कोई भी ऐसा है कि यार ये चीजें इसमें नहीं होगी, नंदा राजजात में इतना नहीं है। ठीक है, किसी का भी याद है तो कुछ ना कुछ वहां पे आप समझ में, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी तो होगी। ठीक है, अगर याद आपको, तो याद एक दो बार करेंगे तो मैं बोल रहा हूँ हो जाएगा। ठीक है, अब उन्नत गांवों की उन्नति कैसी होगी? तो केंद्र सरकार की योजना है वाइब्रेंट योजना, वाइब्रेंट विलेज योजना, जिसके तहत आपके प्रतिष्ठित गांव या उत्कृष्ट गांव के रूप में 2024 में पुरस्कार दिया गया था। सूपी गांव था, हरसिल था, है ना। तो वाइब्रेंट विलेज योजना जो है वो सीमावर्ती गांव में चलाई जाती है। सीमावर्ती गांव कैसे? जैसे कि उत्तरकाशी हो गया जिला हमारा, उत्तरकाशी के सीमावर्ती गांव जो है, चमोली हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, चंपावत हो गया। ठीक है, तो ये जो सीमावर्ती जो जिले हैं, उन जिलों के जो सीमावर्ती गांव हैं, उनको विकसित करने के लिए वाइब्रेंट योजना, विलेज योजना चलाई जा रही है। तो वाइब्रेंट विलेज योजना के लिए 40 करोड़, तभी तो उन्नति होगी। गांवों की उन्नति कैसे होगी? ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये तो बहुत है। उन्नत गांव और शहर, एक तो विकसित, जब उत्तर भारत विकसित होगा, गांवों को विकसित करने के लिए तो आपको मनरेगा तो गांव में चलाई जाने वाली योजना है। उन्नति के लिए आपको विलेज को उन्नति, यानी कि उन्नत गांव कब होंगे? जब उनका विकास होगा। तो वाइब्रेंट योजना जो उसके विकास से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला है शहरी क्षेत्र, शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए। तो शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए 1814 करोड़, 1814 करोड़। वहीं अगर पंचायती राज की बात करते हैं तो पंचायती राज को हम कैसे भूल सकते हैं? अगर गांवों का विकास करवाना है तो पंचायती राज को नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि पंचायती राज तो होता है गांव में, ग्राम स्तर पर काम करने वाली इकाई निकाय जो होता है। ठीक है, तो 1491 करोड़, 1491 करोड़। बहुत सारी चीजों में देख के चलता हूँ कि आपको इसी तरीके से मैं यहाँ पे याद करवा दूं। ठीक है, और अगर पंचायती राज है तो ये किसके अंतर्गत आता है? शहरी विकास विभाग, शहरी विकास, पंचायती राज ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आता है, ग्रामीण विकास विभाग। तो ग्रामीण विकास विभाग को कितना अनुदान दिया गया है? इसको दिया गया है 1642.20 करोड़, 1642.20 करोड़। ठीक है, और पंचायती राज जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे हमारा स्थानीय, जब हम स्थानीय प्रशासन पढ़ते हैं, सॉरी पंचायती राज जब पढ़ते हैं 72वीं जो संशोधन हमारा है, 11वीं अनुसूची होती है, उसके बाद 12वीं भी तो पढ़ते हैं। 12वीं अनुसूची क्या है? नगर निकाय संबंधित, स्थानीय प्रशासन संबंधित है। तो अगर जब हमने पंचायती राज को पैसा दे दिया
तो नगरीय अवस्थापना को भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि क्या है, नगरीय अवस्थापना। बजट याद ही नहीं करना, इसको जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही पढ़ना है, याद जल्दी होगा। ठीक है, 60 करोड़ रुपए नगरीय अवस्थापना के लिए, 60 करोड़ रुपए। ठीक है, और अब एक दो टॉपिक ही बचे हुए हैं, क्योंकि हम उन्नति तक पहुंच चुके हैं। उन्नति जब होगी, देखिए सरकार ने कोई योजना दी कि उन्नत हो जाओगे तुम, ठीक है, तीव्र विकास करने की बात की कि उससे आपको उन्नति मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको भी तो काम करना होगा, लोक सहभागिता भी तो होनी चाहिए। यानी कि सरकार आपके घर थोड़े आएगी बनाने के लिए, उसमें आत्मनिर्भर बनने के लिए आपको भी वहां पर सहयोग करना होगा, आपको वहां पे काम करना होगा, आपको वहां पे मेहनत करनी होगी। यानी कि आपको वहां पर लोग आपकी, यानी कि सरकार की किसी भी योजनाओं का सफल बनाने में लोक सहायता भी या लोक सहभागिता भी होनी चाहिए, तभी आपकी उन्नति होगी। तो उन्नति के लिए आपको क्या होनी चाहिए, आपको पहले एक्टिव होना पड़ेगा, लोक सहभागिता आपकी होनी चाहिए, लोक सहभागिता एल। इसमें क्या हो जाएगा, वो छोटा सा टॉपिक है, बहुत कुछ ज्यादा है नहीं। अब लोक सहभागिता में है, जैसे कि भाई आज के टाइम पे आपको एआई की सीखने की बहुत जरूरत है, तो इसमें आपको 13 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, 13 करोड़ का प्रावधान है। ठीक है, चंपावत में कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, विज्ञान केंद्र जो बनाया जा रहा है चंपावत में, कॉरिडोर के रूप में विज्ञान केंद्र बनाया जा रहा है, कॉरिडोर निर्मित किया जा रहा है चंपावत में। हाल ही में चर्चा में रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा फिर अभी 20 करोड़ रुपए, क्योंकि जस्ट अभी फरवरी की बात है, अभी पुष्कर सिंह धामी जी ने चंपावत में शारदा कॉरिडोर का जो है उद्घाटन किया है, उससे भी रिलेटेड बन जाएगा, क्योंकि वहीं पे ये चीज हो रही है। तो कितना अनुदान दिया गया, तो दोनों पर्सपेक्टिव से, चाहे आप फरवरी के करंट अफेयर को उठा लो या बजट से लेके चलो, ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा सकता है। ठीक है, राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी सुदृढ़ीकरण के लिए, सूचना प्रौद्योगिकी के लिए सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य प्रौद्योगिकी सुदृढ़ीकरण के लिए दिया गया है 25 करोड़ रुपए। ठीक है, और राज्य में लोक सहभागिता है, तो आपको यहाँ पे डेटा सेंसर जो है वो लगाए जाएंगे, डेटा सेंसर लगाए जा रहे हैं। तो उत्तराखंड में डेटा सेंसर लगाने के लिए 40 करोड़ की राशि दी गई है। ठीक है, और अब आता है, जब आप ये सब काम कर लेंगे, आपने समावेशी विकास के लिए कुछ योजनाएं बनाई, उस योजना में आपने आत्मनिर्भरता की भी बात कही है। आत्मनिर्भर होने के लिए आपको एक नई सोच की जरूरत पड़ेगी, उस नई सोच पर आपने तीव्र गति से काम किया, उस तीव्र गति से आपने उन्नति के रास्ते पे आप चले, या उन्नति आपने गांवों को अपने उन्नत बनाया, लेकिन उस उन्नति में आपकी सबसे बड़ी सहभागिता थी, जनता की सहभागिता जरूरी है, जिससे क्या हो गया, आप क्या हुए, आर्थिक रूप से सशक्त हो गए हैं। ठीक है, तो ए से क्या हो जाएगा, ए से फिर आप क्या हुआ, जब आपने पूरी तरीके से, पूरा प्रॉपर तरीके से आपने काम किया, तो ए से आप क्या होगी, आर्थिक शक्ति बनकर उभरे हैं। और जब आर्थिक शक्ति आपकी हुई, तो ये जो नवोन्मेषी या जो समावेशी विकास का जो लक्ष्य जो था कि सबके साथ न्यायपूर्ण व्यवस्था, यानी कि सबके साथ न्याय होना चाहिए, ये पूरा पूरा जो है वो कंप्लीट होता दिखेगा। तो आर्थिक शक्ति में आपकी, मैंने जैसे मैं बताया कि पीएमजीएसवाई जो पहले वाली योजना थी इसमें आ जाएंगी, क्योंकि आर्थिक रूप से शक्ति मजबूत करने के लिए है। तो पीएमजीएसवाई 1050 करोड़ थी, है ना। सूक्ष्म लघु वृहत जो बृहत जो थे योजनाएं जो थी, उसमें 25 करोड़ था। ठीक है, इको टूरिज्म हो गया 18,500 करोड़, टिहरी रिंग रोड प्रोजेक्ट है 10 करोड़, रिस्पना बिंदाल यहाँ पे पूछा जा सकता है, रिस्पना बिंदाल के जो एलिवेटेड यूटिलिटी फिक्सिंग है वो उसके लिए 350 करोड़, और मुख्यमंत्री स्वरोजगार से 60 करोड़, ये तो पहले पढ़ चुका। ठीक है, तो आर्थिक में आपकी सारी आ जाएंगी। आर्थिक शक्ति आप बन चुके हैं, तो इसका मतलब आपके साथ क्या हो गया है, न्याय हो गया है। देखो संतुलन को आपको कैसे याद करना है। ठीक है, अब आपको इसको अलग अलग नहीं पढ़ना है, आपने एक चीज देखी, लेकिन अब आप यहाँ पे किसी का भी मतलब आप देख सकते हैं। कैसे, संतुलन में समावेशी विकास सरकार का काम है कि समावेशी विकास करना है, उसमें हर वर्ग आना चाहिए, है ना। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, समाज को आत्मनिर्भर बनाना होगा। ऐसे से समावेशी विकास, ए से आत्मनिर्भर बनाना होगा, यानी कि आत्मनिर्भरता। ठीक है, आत्मनिर्भर बनाना होगा।
आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपको उनके अंदर एक नई सोच देनी होगी, एन से नई सोच। अब उस नई सोच पर तीव्र गति से सरकार काम करेगी, है ना, सरकार तो काम करेगी। तो तीव्र विकास, ठीक है, तीव्र विकास। जब तीव्र विकास होगा तो राज्य के गांव और शहर उन्नति की राह पर चलेंगे। उन्नत शहर एवं गांव, उन्नत शहर तभी बन सकते हैं जब सरकार के साथ साथ आप यानी कि लोग, पब्लिक भी सहभागी होगी, लोक सहभागिता। और अगर ये सब मिलकर कार्य करेंगे तो आप एक आर्थिक शक्ति यानी कि ए से आर्थिक शक्ति बनकर उभरेंगे। तो ए से आर्थिक शक्ति, और आर्थिक शक्ति जब आप बनकर उभरेंगे यानी कि हर समाज जो होगा या हर वर्ग जो होगा वो अपनी जगह सही बैठेगा या अपने जो आर्थिक शक्ति बन जाएगा, अपने आप में आत्मनिर्भर हो जाएगा। तो इस समावेशी विकास की जो धारणा है उसके साथ न्याय हो जाएगा। एन से न्याय पूर्ण व्यवस्था। प्रति का मतलब समझ में आ गया होगा। आई होप सो आपको वीडियो समझ में आया होगा, और कोशिश की है मैंने कि इस वीडियो में आपको बजट समझा सकूं। बजट तो नहीं समझा पाऊंगा मैं, बहुत बड़ा टॉपिक है कि बजट तो बहुत बड़ा टॉपिक है वो, लेकिन किस किस चीज आपके एग्जाम ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट आपके लिए है वो समझा पाया होगा, और इस संतुलन का मतलब समझा पाया हूँ। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मैंने जैसे आपको बताया है करंट अफेयर्स जो है वो डेली सुबह 9 बजे आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। साथ ही उत्तराखंड करंट अफेयर जो है वो आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, शॉर्ट रील में आपसे डिस्कस करता हूं। और उत्तराखंड के सिलेबस जो है, उत्तराखंड यूके ट्रिपल एस के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपके पास क्लासेस आती हैं। करंट अफेयर की क्लासेस आपके पास, वो आपके किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। जीएस भी सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही उत्तराखंड की क्लास, हिंदी की क्लास सभी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। करंट अफेयर डेली आपको मिलता है। तो वीडियो अगर आपने अंत तक देखा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।